कैदी वो नहीं जो सलाखों के पीछे हो। कैदी वो भी है जिसे कुछ भी करने का मौका न मिले। मुझे बचा लो, मैं भेनम्मा का कैदी बन चुका हूं। भेनम्मा की हंसी नरेश के दिमाग में गूंज रही थी। उसकी हंसी एक तीर की तरह नरेश के दिमाग को अंदर से चीर रही थी, जैसे मौत खुद हंस रही हो। अचानक उसकी आंखें खुल गईं और वो जोर से चीखते हुए बोला, प्रोफेसर, प्रोफेसर। इस समय नरेश को सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। भेनम्मा की हंसी इतनी तेज थी कि नरेश का सर भारी होने लगा था, जैसे भेनम्मा ने उसके दिमाग के अंदर एक तेज सायरन बजाया हो। धीरे धीरे जब तक उसकी नजर साफ होने लगी, तब उसने महसूस किया कि वो एक अनजान कमरे में है। ये मैं किसके कमरे में हूं? जितना मुझे याद है, आखिरी बार तो मैं हॉस्पिटल में था। कमरे का माहौल एकदम सन्नाटे से भरा हुआ था। बाहर चल रही तेज हवा की वजह से पुरानी लकड़ी की खिड़कियां दीवार से बार बार टकरा रही थीं। हर टकराव के साथ नरेश के दिल की धड़कन और तेज होने लगती। अचानक नरेश की नजर कमरे के कोने में रखे एक टूटे हुए आईने पर पड़ी, जिसे देखकर वो चीख उठा। नहीं नहीं नहीं, प्रोफेसर, आपकी ये हालत। नरेश चुप हो गया, मानो उसके गले से निकली आवाज को आंधी ने निगल लिया हो। जो नरेश ने शीशे में देखा था, उसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने देखा कि खून से लथपथ प्रोफेसर टूटे हुए शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को संवार रहे थे। नरेश की आवाज सुनते ही वो मुस्कुराकर वहां से गायब हो गए। नरेश ने खुद को बिस्तर से उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका कमजोर शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। मैं ये कहां फंस गया हूं? नरेश की आंखों में डर साफ साफ देखा जा सकता था। कमरा खाली जरूर था, लेकिन उस खाली कमरे में भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके आसपास है। तभी नरेश की नजर दीवार पर लटकी घड़ी पर गई, जिसमें 4 बज रहे थे। ठीक उसी वक्त नरेश ने देखा कि उसके कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था, जिसकी वजह से उसके माथे से पसीना आना शुरू हो गया और उसकी सांसें भी तेज हो गईं। तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। कैसे हो नरेश? गोपी की आवाज सुनते ही नरेश ने जैसे ही बगल में देखा, उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसके सामने गोपी और सोहन खड़े थे। उन्हें देखते ही नरेश तुरंत बोल उठा, ये मैं कहां हूं? हम सब अभी प्रोफेसर के बनाए हुए सीक्रेट विला में हैं। प्रोफेसर के अलावा इस विला के बारे में सिर्फ मैं और गोपी जानते हैं। सोहन की बात सुनते ही नरेश ने तुरंत कहा, क्या तुम्हें पता चला कि प्रोफेसर कहां है? और ये जोरावर, काव्या, अफीमी गैंग, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं तो हॉस्पिटल में था, फिर यहां कैसे आ गया? ये सब एक खौफनाक सपना है या हकीकत? जवाब दो मुझे सोहन। नरेश ने लगातार इतने सवाल पूछ लिए कि सोहन और गोपी एक पल के लिए बिल्कुल शांत खड़े हो गए। मगर उनकी ये शांति नरेश को अंदर से बेचैन करने लगी, और उसकी जवाब मांगती आंखें कभी सोहन पर टिकती तो कभी गोपी पर। दोनों की खामोशी उससे बर्दाश्त नहीं हुई और वो फिर से घबराते हुए बोला, तुम दोनों शांत क्यों हो? जवाब दो मुझे। नरेश की हालत को समझते हुए गोपी धीरे धीरे उसके करीब गई और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरने लगी। उसी वक्त सोहन ने नरेश को समझाते हुए कहा, नरेश, प्रोफेसर हमेशा एक बात कहते थे, और वो ये कि जिस समय हमारे साथ अनहोनी होती है, उस वक्त बहुत सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हम टूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हीं अनहोनियों में हमारी जिंदगी की सच्चाई भी उजागर हो जाती है। एक ऐसी सच्चाई जिससे हम खुद भी अनजान होते हैं। और नरेश, तुम्हारे लिए वो समय आ गया है। तुम्हें अब अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। तुम बेचैन होने के लिए नहीं, बल्कि हमारी जैसी आत्माओं को चैन देने के लिए पैदा हुए हो। इसलिए शांत रहो नरेश, क्योंकि जितनी तुम्हारी बेचैनी बढ़ेगी,
उतना ही तुम प्रोफेसर से दूर होते जाओगे। सोहन की बात सुनकर नरेश एकदम शांत हो गया। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। तभी सोहन ने आगे बोलते हुए कहा, मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? सोहन की यह बात सुनकर नरेश तुरंत बोल उठा, मुझे सब कुछ जानना है। उस रात मेरे साथ क्या हुआ? काव्या कौन है? अफीमी गैंग की असली सच्चाई क्या है? और जोरावर ने खुद को जोकर क्यों कहा? भिन्नम्मा और प्रोफेसर के बीच में क्या हुआ था? और भिन्नम्मा प्रोफेसर को अपने साथ कहां लेकर गई है? कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। नरेश की आंखें सोहन पर टिक चुकी थीं। नरेश के लिए मानो जैसे वक्त रुक गया हो। हर सेकंड नरेश के लिए भारी पड़ रहा था। तभी सोहन सीरियस होकर बोला, नरेश, तुमने जिस अफीमी गैंग के बारे में जोरावर से सुना है, असलियत में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका कोई वजूद नहीं है। क्या? तुम ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। तो जोरावर ने मुझे जो बताया वो क्या था? उसने मुझे अफीमी गैंग की झूठी कहानी क्यों सुनाई? नरेश के सवाल को सुनकर सोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो उसी हल्की मुस्कान के साथ बोला, वो जोकर है। वो कुछ भी कर सकता है। जोकर? हाँ, जोरावर एक जोकर था। एक ऐसा जोकर जो अपने सर्कस की रंगीली दुनिया में खुश था। दुनिया को वो जरूर हंसाता था, लेकिन अंदर से वो काफी सीरियस इंसान था, जिसे कहानियां लिखना पसंद था। उसे कहानियां लिखना और सुनाना काफी पसंद था। जब भी उसे खाली वक्त मिलता, वो उस वक्त को कहानी लिखने में खर्च करता था। और फिर एक दिन उसकी लिखी हुई कहानी कंप्लीट हो गई। उसने अपनी कहानी का नाम अफीमी गैंग रखा। उसके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उसकी दुनिया थी। ये सब सुनकर नरेश की आंखें बड़ी हो गईं। वो हैरानी के साथ उन लम्हों को दोबारा याद करने लगा जब जोरावर से उसकी मुलाकात हुई थी। सोहन अपनी बात आगे बताते हुए बोला, कहते हैं जब दिल टूट जाता है तो जिंदगी से प्यार खत्म होने लगता है, और जोरावर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसका दिल जो कभी अपनी दुनिया में खुश था, वो बहुत जल्द एक लड़की की वजह से टूटने वाला था। लड़की शब्द सुनते ही नरेश ने तुरंत पूछा, क्या उस लड़की का नाम काव्या था? हाँ, उसका नाम काव्या था। क्या किया काव्या ने जोरावर के साथ? एक दिन जोरावर को ये मालूम पड़ा कि उसके सर्कस में एक खास मेहमान आने वाली है, जिसका नाम था काव्या। वो एक नामचीन फिल्म प्रोड्यूसर थी। जैसे ही जोरावर ने ये सुना, उसके अंदर एक नई सोच ने जन्म लिया। उसने सोचा, ये मेरे लिए एक जबरदस्त मौका है किसी प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाने का। जोरावर ने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया, और वो ये कि वो काव्या के सामने सबसे बेहतरीन करतबबाजी करेगा, जिससे काव्या उसकी फैन हो जाएगी। जोरावर को यकीन था कि वो काव्या को इम्प्रेस कर लेगा, लेकिन वो गलत था। क्यों? जोरावर गलत क्यों था? नरेश का यह सवाल सुनकर सोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीमी आवाज में बोला, जोकर को गलत होने की कोई वजह नहीं चाहिए। कभी कभी उसका पागलपन ही उसे गलत बना देता है। जोरावर अपनी पूरी जान लगाकर काव्या को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेचारा ये नहीं समझ पा रहा था कि उसकी हर हरकत काव्या के दिल में प्यार नहीं, बल्कि गुस्से की चिंगारी भड़का रही थी। बात काव्या को अंदर ही अंदर खटकने लगी, और जब उसका इरिटेशन एक हद पार हो गया तो वो गुस्से में अपनी जगह से उठी और सर्कस के बाहर निकल गई। काव्या को जाता देख जोरावर के दिल में घबराहट सी जाग उठी। उसने बिना एक पल भी सोचे समझे अपना पूरा एक्ट बीच में ही छोड़ दिया
और काव्या के पीछे निकल पड़ा। मैम मैम, काव्या जी, रुकिए काव्या जी। जब काव्या ने जोरावर की आवाज सुनी तो वो तुरंत अपनी जगह पर रुक गई और गुस्से में बोली, क्या चाहता है तू मुझसे? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी? कैसी कहानी? अपना सवाल पूछकर काव्या ने तुरंत अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली, धीरे से उसे जलाया और उसे पीने लगी। हर कश के बाद वो अपना मुंह आसमान की तरफ करती और धुएं को बाहर निकालती। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और उसके कैजुअल तरीके को देखकर साफ मालूम होता था कि उसे जोरावर की कहानी में जरा भर भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी न जाने क्यों वो उसकी कहानी सुन रही थी। जोरावर भी अपनी कहानी में इस कदर खो गया कि वो काव्या के एक्सप्रेशंस देखना ही भूल गया। जोरावर अपनी कहानी सुनाए जा रहा था। अफीमी गैंग को पकड़ने के लिए फिर एक दिन काबिल पुलिस ऑफिसर गांव के अंदर जाते हैं, लेकिन तभी उनके साथ। इससे पहले कि जोरावर आगे कुछ कहता, काव्या अपनी सिगरेट को पैरों से कुचलते हुए बड़े ही मजाकिया अंदाज में बोली, अगर तुम्हारी जोकरपंती खत्म हो गई हो तो मैं जाऊं? ये सुनकर जोरावर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किसी ने उसे 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। वो हैरानी के साथ बोला, जोकरपंती, क्या आपको मेरी कहानी मजाक लग रही है? हाँ, तुम और तुम्हारी कहानी दोनों हंसने के ही काबिल हैं। काव्या की इस बात ने जोरावर के दिल को अंदर से झकझोर कर रख दिया। काव्या के शब्दों ने उसके ख्वाबों की दुनिया एक ही पल में उजाड़ दी थी। कुछ वक्त पहले उसने जिस काव्या को अपनी कहानी और करतबों से इंप्रेस करने की ठानी थी, अब उसी काव्या से उसे नफरत होने लगी थी। गाड़ी में बैठने से पहले काव्या ने कहा, तू भूल मत, तू जोकर है, कहानीकार नहीं। अपनी हदें आज तो भूल गया, आगे से मत भूलना। जोकर साला चला है स्टोरी राइटर बनने। और हाँ, तुझे एक फ्री में एडवाइस देती हूँ, इस कहानी को कहीं और मत सुनाना। क्या पता ये कहानी सुनकर लोग तुझे बॉलीवुड इंडस्ट्री से ही ब्लैकलिस्ट कर दें। अपनी बात कहते ही काव्या गाड़ी में बैठी और बिना जोरावर को देखे वहां से निकल गई। वहीं दूसरी ओर जोरावर अपनी जगह पर बेसुध सा खड़ा रहा। उसने जिस कहानी को इतनी शिद्दत से लिखा था, उसी की वजह से आज काव्या ने उसकी बेइज्जती कर दी थी। काव्या की बोली हर बात ने उसके दिल में घर कर लिया था। इस हादसे के बाद जोरावर सबसे अलग रहने लगा। ना उसका किसी से बात करने का दिल करता और ना ही वो ढंग से किसी शो में परफॉर्म कर पाता। रह रहकर उसे काव्या की बोली हर बात याद आने लगती। कभी कभी वो अपनी पूरी रात सिर्फ अपनी स्क्रिप्ट को देखकर ही बिता देता था। वो अपनी स्क्रिप्ट से बातें करने लगा। तू कीमती है, तुझे जिसने रिजेक्ट किया उसे कोई नहीं पूछेगा, तू बहुत कीमती है। जोरावर एक ऐसी पीड़ा को अपने साथ में लेकर जिंदगी जी रहा था जिसका इलाज उसे खुद भी नहीं मालूम था। मानो वो अपनी स्क्रिप्ट को लेकर एक डिल्यूजन में जी रहा हो, जहां उसे उसकी स्क्रिप्ट्स को अवार्ड मिल रहे हैं। धीरे धीरे उसके आसपास के दोस्तों को यह महसूस होने लगा था कि जोरावर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। लेकिन सच ये था कि उसके अंदर की इंसानियत ने एक ऐसा रूप लेना शुरू कर दिया था जिसे देखकर लोग जोकर नहीं, अब उसे साइको बुलाने लगे। जो हंसी पहले जोरावर को उसके एक्ट की प्रशंसा लगती थी, अब वही हंसी उसके कानों में काव्या के बोले हुए तानों की गूंज लगने लगी। जोकर साला। जोरावर को ऐसी हालत में देखकर उसके आसपास के दोस्तों को उसकी सेहत की परवाह होने लगी थी। और फिर एक दिन जब जोरावर टीवी के चैनल्स बदल रहा था, अचानक से वो रुक गया, क्योंकि उसके टीवी स्क्रीन पर काव्या थी। उसका चेहरा देखते ही जोरावर के अंदर एक अलग ही आग भड़क उठी। उसका गुस्सा एक ही पल में 7वें आसमान पर पहुंच गया। ठीक उसी वक्त उसने काव्या के मुंह से एक ऐसी बात सुनी जिसकी वजह से आज जोरावर एक शैतान बन चुका था। मैम, आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा है? इस बार हमारा प्रोडक्शन हाउस कुछ यूनिक करने जा रहा है। दिस टाइम वी आर मेकिंग अ गैंगस्टर क्राइम सागा, जिसका नाम हमने अफीमी गैंग रखा है। ये सब सुनकर नरेश के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसने तुरंत सोहन से पूछा, ये सब जानकर जोरावर ने आगे क्या किया? कुछ देर शांत रहने के बाद
सोहन सीरियस होकर बोला। पहले जोकर पर सब हंसते थे, पर अब जोकर उन सब पर हंसने के लिए तैयार था। अब जोकर दुनिया को एक ऐसा करतब दिखाने वाला था जो जिंदगी को राख करने के लिए काफी था। इंसान का रुतबा चाहे जितना भी बड़ा हो, एक गुस्से की चिंगारी काफी होती है उसकी सारी शान खाक में मिलाने के लिए। काव्या के साथ भी बिल्कुल वही हुआ। उसने अनजाने में जोकर की बेइज्जती की और जोकर ने अपनी बेइज्जती का बदला काव्या के स्टूडियो को आग लगाकर लिया। क्या उसने सच में काव्या के स्टूडियो को आग लगा दी? हाँ, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी। वो इतना पागल हो चुका था कि काव्या के स्टूडियो के बाद उसने अपने सर्कस को भी नहीं बख्शा। चलते शो के बीच उसने सर्कस में आग लगा दी और खुद भी उसी आग में जलकर राख बन गया। जब हम इंसानों का दिल टूटता है तो जिंदगी हमें दो रास्तों के सामने खड़ा कर देती है। एक रास्ता जो हमें और मजबूत बनाता है और दूसरा जो हमें विनाश की तरफ ले जाता है। जोकर के पागलपन ने उसे दूसरे रास्ते पर ढकेल दिया था और उसने अपने ही हाथों अपना विनाश कर लिया। फिर आगे क्या हुआ? जोकर मर गया, लेकिन उसकी शैतानी आत्मा कई सालों तक उन सभी लोगों को परेशान करती रही जो फिल्में लिखना या बनाना चाहते थे। फिर एक दिन जब प्रोफेसर को जोकर के बारे में पता चला तो उन्होंने उसकी आत्मा को अपने जाल में फंसा लिया और उसे अपने वश में कर लिया। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर सोहन एकदम शांत हो गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे के बाहर कोई है। उसे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। सोहन ने अपने हाथ से गोपी को बाहर जाने का इशारा किया। गोपी बिना डरे धीरे धीरे बाहर जाने लगी। गोपी के चेहरे की बेचैनी भी साफ साफ देखी जा सकती थी। उसी समय सोहन धीमी आवाज में खुद से बोला, इस विला के बारे में और किसको मालूम हो सकता है? गोपी अपने डर को दबाकर आगे बढ़ रही थी। वो जैसे ही कमरे के दरवाजे के सामने पहुंची, अचानक बाहर से कमरे का दरवाजा खुल गया, जिसकी वजह से गोपी की चीख निकल गई। गोपी तुरंत भागते हुए सोहन के पास आकर खड़ी हो गई। अब गोपी, सोहन और नरेश की आंखें दरवाजे पर टिक चुकी थीं। ठीक उसी वक्त तीनों को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। नरेश, सोहन, गोपी, तुम सब कहाँ हो? यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि योगिनी की थी। उसकी आवाज सुनकर सोहन को याद आया कि आज ही उसने योगिनी को अपनी विला का पता बताया था। मैं तो खामखा डर रही थी। कुछ ही सेकंड्स में योगिनी उन सब के बीच में आकर खड़ी हो गई। नरेश की हालत देखकर उसके चेहरे पर उदासी और घबराहट दिखाई देने लगी। वो धीमी आवाज में पूरी तरह से सीरियस होकर बोली, तुम्हारी हालत देखकर पहले ये लगता था कि अगर तुम वो गलती ना करते तो शायद आज सब ठीक होता, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि शायद वो गलती करना जरूरी था। कम से कम अब तुम्हें ये तो मालूम पड़ जाएगा कि तुम्हारा जन्म किस मकसद के लिए हुआ है। सच ही तो कहा है किसी ने, अक्सर हमारी गलतियां वो सच उजागर कर देती हैं जो हमें पहले कभी नजर ही नहीं आता। योगिनी की बात सुनकर नरेश को समझ नहीं आया कि वो किस गलती की बात कर रही थी। नरेश ने तुरंत उससे पूछा, आप मुझसे किस गलती की बात कर रहे हो? इससे पहले कि योगिनी कुछ कहती, एकदम से सोहन बोल उठा, मूर्ति टूटने की गलती नरेश, तुम समझ भी नहीं सकते। तुम्हारे एक डिसीजन ने कैसे सब कुछ बदल कर रख दिया। अगर तुम वो मूर्ति ना तोड़ते तो शायद आज सब कुछ ठीक होता। ना प्रोफेसर को भिनम्मा कैद करती, ना तुम 6 महीने तक हॉस्पिटल के बिस्तर में पड़े रहते। जोकर का आना, सभी प्रेतों का साथ मिल जाना, काव्या का कॉल आना, इन सब की शुरुआत ही उस मूर्ति के टूटने के बाद हुई। वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी नरेश, वो शैतान के लिए एक बंद दरवाजा था जो तुमने खोल दिया। और अब हमें नहीं पता कि इस दरवाजे से कितने और प्रेत आने वाले हैं। सोहन की बात सुनकर नरेश को बहुत बुरा लगा। उसके मन के अंदर एक अनचाहे तूफान ने जन्म ले लिया था। वो अंदर ही अंदर खुद को दोष देने लगा। तभी अचानक उसने सोहन से पूछा, सोहन,
तुमने कहा कि इन सब की शुरुआत मूर्ति टूटने से हुई थी। क्या तुम मुझे सब एक साथ समझा सकते हो? कैसे हुई और अब प्रोफेसर कहाँ हैं? जरूर, मैं सब कुछ तुम्हें शुरुआत से समझाता हूँ। सब कुछ उस एक कॉल से शुरू हुआ जब तुम्हें खबर मिली कि काव्या का भाई खतरे में है। तुम बिना सोचे वहां गए, अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचा भी लिया। लेकिन एक बार तुमने सोचा नरेश कि काव्या, उसकी माँ, उसका बेटा सभी सिर्फ प्रोफेसर से ही क्यों मिलना चाहते थे? नो नरेश, हमारे साथ एक बड़ा धोखा हुआ था। वो काव्या, उसका भाई और उसकी माँ सब मिलकर हमारे सामने एक पूरा नाटक रच रहे थे। और तुम्हें पता है नरेश, उस नाटक को अंजाम देने वाला कौन था? कौन था जिसने इस खेल को शुरू किया और अंजाम तक पहुंचाएगा? सोहन के सवाल सुनकर नरेश कुछ पल के लिए शांत हो गया और फिर कुछ सेकंड्स के बाद धीमी आवाज में बोला, क्या वो जोरावर था? हाँ, वो जोरावर था। मूर्ति टूटने के बाद जोरावर प्रोफेसर से मिलने को बेताब था। उसके पास एक ऐसी जानकारी थी जो वो प्रोफेसर से शेयर करना चाहता था। इसीलिए उसने अपने साथियों को एक ड्रामा रचने को कहा। ड्रामा का प्लान था, काव्या नाम की एक औरत प्रोफेसर को कॉल करेगी, फिर प्रोफेसर आएगा और फिर जोरावर प्रोफेसर से मिलकर सारी जानकारी दे देगा। लेकिन जो उसने सोचा था वो सब उल्टा हो गया। जोरावर के सभी साथियों ने एक राह चलती औरत, एक बेटे और उसकी माँ को वश में कर लिया और फिर उन्हें उस घर ले आए जहाँ प्रोफेसर को बुलाया था। लेकिन उनकी जगह तुम पहुंच गए। रुको रुको रुको, जोरावर ने अपने साथियों को ड्रामा करने के लिए कहा और वो मान भी गए। और हाँ, अगर वो सभी लोग ड्रामा कर रहे थे तो तुम्हें और मुझे एक बार भी इसका एहसास क्यों नहीं हुआ कि हम जिनकी मदद कर रहे हैं उनके अंदर एक शैतानी शक्ति है? नरेश का यह सवाल सुनकर सोहन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो धीमी आवाज में बोला, नरेश, जोरावर को शैतानी दुनिया का ड्रामेबाज कहा जाता है और जिस भी एक्टर, राइटर या एंटरटेनमेंट से जुड़े व्यक्ति की अनचाही मौत होती है वो प्रेत बनकर जोरावर के साथ रहने लगता है। जोरावर अपने साथ उन्हीं प्रेतों को रखता है जो असली जिंदगी में काफी क्रिएटिव थे और दिल से शैतान भी। इंटरेस्टिंग। और अब तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब। हमें कैसे नहीं मालूम था कि वो बच्चा, उसकी माँ और काव्या सब एक्टिंग कर रहे थे? नरेश, इसका जवाब बहुत आसान है। जोरावर के सारे प्रेतों को एक ऐसी लाजवाब ताकत मिल गई है कि वो बिना किसी की नजर में आए कुछ भी कर सकते हैं। वो किसी भी शरीर को अपना घर बना सकते हैं, किसी भी इंसान से कुछ भी एक्टिंग करवा सकते हैं। और अफसोस, हमें उनके बारे में कभी पता भी नहीं चलेगा। ये सब सुनकर नरेश चौंकते हुए बोला, बट हाउ इज दिस पॉसिबल? इट इज पॉसिबल नरेश, इट इज पॉसिबल। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ ऐसी शैतानी आत्माएं होती हैं जो अपनी एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती हैं और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वो अपने आसपास की सारी एनर्जीज को इतना बदल देती हैं कि हमें उनके होने का एहसास भी नहीं होता। कुछ घोस्ट हंटर्स ऐसे भूतों को पकड़ने के लिए EMF मीटर्स, इंफ्रारेड कैमरास या ऑडियो रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफसोस हमारे पास ऐसे कोई गैजेट्स नहीं थे। ये सब बातें नरेश के लिए एकदम नई थीं। वो अपनी आंखें बड़ी करके सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए सोहन बोला, सब कुछ जोरावर के प्लान के मुताबिक ही चल रहा था। ये सच है कि प्रोफेसर की जगह तुम्हें देखकर उसे गुस्सा आया था, लेकिन उसने अपने प्लान में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। वहां भिनम्मा आ गई। भिनम्मा का नाम लेने के बाद सोहन कुछ सेकंड्स के लिए शांत हो गया। वो कुछ सेकंड्स की शांति नरेश को अंदर से खा रही थी। उसे हर एक बात जाननी थी, इसलिए अब उससे और इंतजार नहीं हो पाया। नरेश ने सोहन से कहा, तुम्हारी शांति मेरा जवाब नहीं है सोहन, मुझे आगे बताओ, वहां भिनम्मा क्यों आई? भिनम्मा के वहां आने का सबसे बड़ा कारण था जोरावर का छुपाया हुआ रहस्य। उसे ये मालूम था कि जोरावर एक ऐसी बात जानता है जो पूरी शैतानी दुनिया को हिलाकर रख देगी, और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी उस रहस्य के बारे में प्रोफेसर को मालूम पड़े। वहां आने का दूसरा कारण था उसकी कमजोरी, वो बच्चा। लेकिन तुमने उसके सभी मंसूबों को नाकाम कर दिया।
और तुम्हारे एक्शन को देखकर उसी वक्त जोरावर को यह एहसास हो गया था कि अगर उसे प्रोफेसर तक पहुंचना है और शैतानी दुनिया के रहस्य के बारे में बताना है तो उसे तुम्हें अपने साथ करना होगा। इसीलिए जब हम सोहन की पूरी बात कहने से पहले ही नरेश बोल उठा। इसीलिए जब हम काव्या के घर से बाहर निकले तो पीछे से हमें दोबारा काव्या की आवाज सुनाई दी। हम रुके और वापस उस घर के अंदर गए, लेकिन इस बार घर खाली था और तभी हमने उन प्रेतों को देखा जो जोरावर के ही साथी थे। उनका अंदाज, उनका एक्सप्रेशन, वो सब ड्रामा कर रहे थे। और फिर जोरावर सामने आ गया। उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और एक ऐसी जगह ले जाने की कोशिश की जहां बेनम्मा भी ना पहुंच सके, लेकिन वो असफल रहा। जानते हो वो असफल क्यों रहा? वो असफल सिर्फ और सिर्फ अपनी कहानी की वजह से हुआ। अगर वो मुझे अपनी अफीमी गैंग की कहानी ना सुनाता और सीधा अपनी बात रखता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते, लेकिन उसके अंदर के कहानीकार ने उसके सभी इरादों पर पानी फेर दिया। मानना पड़ेगा, उसने अपनी कहानी में मेरे पापा का नाम इस्तेमाल करके पूरी कहानी को इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि मुझे सब सही लग रहा था। हाँ, जब उसने देखा कि तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है, सब कुछ इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो जोरावर रुका ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हारी आंखों में अपनी कहानी के लिए जो इंटरेस्ट दिख रहा था वो उसके लिए एक नशा था। उसे लगा कि तुम उसकी कहानी के दीवाने बनते जा रहे हो और इसी जुनून में उसने अपनी कहानी सुनानी जारी रखी, बिना ये समझे कि वो सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद कर रहा है। काव्या का नाम उसने हर उस जगह लगाया जहां उसका दिल किया, जैसे वो कोई असली किरदार हो। वो कहानी सुनाने में इस कदर डूब गया कि उसके दिमाग में ये बात ही नहीं आई कि बेनम्मा कभी भी उस पर हमला कर सकती थी। और वही हुआ, तुम्हारे अंदर बेनम्मा की आत्मा आ गई और उसके बाद जो तमाशा हुआ वो तुम्हारे सामने है। ये सब सुनकर नरेश शांत रहा। कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई थी। सोहन की बताई सभी बातें नरेश के दिमाग में घूम रही थीं। कुछ देर की शांति के बाद नरेश ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर सोहन की तरफ देखकर धीरे से बोला, सोहन, मेरे दिमाग में अब सिर्फ 4 सवाल हैं। पूछो नरेश। सबसे पहला सवाल, मेरे बेहोश होने के बाद बेनम्मा और प्रोफेसर के बीच में क्या हुआ? दूसरा सवाल, तुम्हें जोरावर के बारे में इतना कैसे मालूम है? तीसरा सवाल, जोरावर किस रहस्य की बात कर रहा है? और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इस वक्त प्रोफेसर कहां है? मेरे पास तुम्हारे 3 सवालों के जवाब हैं, सिर्फ एक सवाल को छोड़कर, और शायद तुम्हें उस एक सवाल का जवाब कभी ना मिले। कुछ सवालों के जवाब वक्त के पास होते हैं और कुछ जवाब हमें हमारे हालात बता देते हैं, पर तुम्हारा एक सवाल ऐसा है जिसका जवाब ना वक्त के पास है और ना ही हालात के पास, और वो है जोरावर का रहस्य। वो शैतानों की दुनिया के बारे में क्या जानता था और क्यों वो प्रोफेसर से मिलना चाहता था, इसका जवाब सिर्फ जोरावर के पास था। और अफसोस, जोरावर अब कहाँ है, वो दुनिया के किस कोने में है, ये कोई नहीं जानता। सोहन की बात सुनकर नरेश कुछ भी न बोला। उसके चेहरे को देखकर साफ मालूम होता था कि उसके दिमाग में लाखों चीजें चल रही हैं। ठीक उसी वक्त सोहन सीरियस होकर बोला, अब बारी है तुम्हारे उन 3 सवालों के जवाब की, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हारी दुनिया शायद कभी वैसी ना रहे जैसी तुमने सोची थी। नरेश शांत रहा। उसका दिल और दिमाग सिर्फ सोहन के जवाबों पर ही टिका था। नरेश, तुम्हारे बेहोश होने के बाद प्रोफेसर और बेनम्मा एक दूसरे के सामने खड़े थे और वो एक दूसरे को तबाह करने के लिए तैयार थे। इस समय प्रोफेसर और बेनम्मा के बीच में नरेश बेहोशी की हालत में पड़ा है। प्रोफेसर और बेनम्मा दोनों को ही नरेश की जरूरत थी और अब उसको पाने के लिए वो एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए तैयार थे। आज का आसमान हर दिन के आसमान से अलग था। काले बादलों के बीच
एक अजीब सी लाली थी, मानो जैसे आसमान खून के आंसू रोया हो। पेड़ों के पत्ते बेचैनी से तेज रफ्तार में हिल रहे थे। ठीक उसी वक्त प्रोफेसर गुस्से में भिनम्मा को चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हारा काल हूं जो तुम्हें ऐसे अंधेरे में धकेलेगा कि तुम्हारे ख्वाबों से भी रोशनी का नामो निशान मिट जाएगा। तुम मुझसे लड़ोगी तो जरूर, लेकिन जीतोगी नहीं, और तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा। प्रोफेसर की बात सुनकर भिनम्मा शैतानी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? अफसोस, तुम्हें शायद अभी तक ये मालूम ही नहीं पड़ा कि मैं तुम्हारे आसपास हमेशा थी। मैं वो साया हूँ जिसने तुम्हारा कभी पीछा छोड़ा ही नहीं। तो दिखा अपनी ताकत। प्रोफेसर और भिनम्मा एक दूसरे के साथ ऐसी जंग करने वाले थे जिसका अंत क्या होगा शायद उन्हें भी नहीं मालूम था। प्रोफेसर ने अपनी आंखों से जब चारों तरफ गौर से देखा तो उन्हें पेड़ों के बीच से कुछ लाल आंखें चमकती हुई नजर आईं। उन्हें देखकर प्रोफेसर धीमी आवाज में खुद से बोला, क्या मूर्ति टूटने की वजह से ये प्रेत भी आजाद हो गए? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो मुझे भिनम्मा को हराना ही होगा, क्योंकि अगर मैं हारा तो ये सब मिलकर नरेश को अपने साथ ले जाएंगे, और फिर दुनिया में जो होगा उसे कोई भी नहीं रोक सकता। ये कहते ही अचानक प्रोफेसर भिनम्मा की तरफ भाग पड़ा। प्रोफेसर को अपनी तरफ आता देख भिनम्मा ने भी आसमान में एक जबरदस्त छलांग लगाई और अपने हाथों में एक आग का गोला बनाकर सीधा प्रोफेसर की तरफ फेंक दिया। प्रोफेसर अपनी तेजी का प्रदर्शन करते हुए आग के गोले से बच निकले। फिर बिना वक्त गंवाए उन्होंने भी हवा में एक लंबी छलांग लगाई और तेज रफ्तार से भिनम्मा की तरफ बढ़ने लगे। अब भिनम्मा भी प्रोफेसर की तरफ बढ़ रही थी। दोनों जैसे ही एक दूसरे से टकराए, एक जोरदार टकराने की आवाज वहां गूंज उठी। प्रोफेसर और भिनम्मा के बीच अब जंग शुरू हो चुकी थी। नहीं छोड़ूंगी तुझे, नहीं छोड़ूंगी। वो एक दूसरे पर इतनी ताकत के साथ हमला कर रहे थे कि जमीन भी थरथराने लगी थी। उधर के कुछ पेड़ों की जड़ें तक उखड़ गई थी। सड़क के आसपास जो पत्थर पड़े हुए थे वो भी कुछ पल के लिए हवा में उछलकर जमीन पर इतनी तेजी से गिरे कि वहां एक गहरा गड्ढा बन गया। प्रोफेसर और भिनम्मा अपनी अपनी ताकत का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे पर बार बार हमला कर रहे थे। उनका हर एक हमला किसी तूफान से कम नहीं था। दोनों में अद्भुत ताकत थी और उनके बीच की जंग में यह बताना मुश्किल हो गया था कि इस जंग को कौन जीतेगा। ठीक उसी समय भिनम्मा ने लाइटनिंग बोल्ट की ताकत से प्रोफेसर के पेट पर जोरदार मुक्का मारा। मुक्का इतना खतरनाक था कि प्रोफेसर का शरीर हवा में उड़ने लगा और 3 से 4 पेड़ों को तोड़ते हुए वो जमीन पर गिर गए। प्रोफेसर दर्द से कराहने लगे। उन्हें यकीन भी नहीं हो रहा था कि अचानक से भिनम्मा में इतनी ताकत कैसे आ गई। उसी समय जंगल में छिपे हुए कुछ प्रेत जोर जोर से हंसने लगे। तभी प्रोफेसर को एक आवाज सुनाई थी जो बिल्कुल उसी जगह से आ रही थी जहां उसने लाल आंखें चमकती हुई देखी थी। अब प्रोफेसर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अभी उस पर हमला कर देना चाहिए। यहीं दूसरी तरफ भिनम्मा का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो तेजी से चिल्लाती है, तुम हारने वाले हो प्रोफेसर, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अपने चारों तरफ ध्यान से देखो, ये जंगल, ये रोड, सब कुछ मैं अपनी ताकत से बर्बाद कर दूंगी। भिनम्मा की आवाज सुनकर प्रोफेसर उसके गुस्से को और भड़काते हुए बोला, तू रुक क्यों गई? कर मुझे बर्बाद। ये सुनकर भिनम्मा का गुस्सा एक असली भयंकर अंधकार में बदल गया जो शायद इस दुनिया की रोशनी को भी निगल सकता था। उसने अपनी आंखों को बंद किया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, आओ, आओ, तुम सब आ जाओ। ठीक उसी वक्त
भिनम्मा के आसपास उसके सभी साथी आकर खड़े होने लगे। भिनम्मा के सभी साथियों का चेहरा छिपा हुआ था। तभी भिनम्मा अपनी शक्तियों की तरफ देखकर बोली, प्रोफेसर को खत्म करके नरेश को अपने साथ ले जाना है, समझ गए सब? उन सभी प्रेतों ने एक साथ जवाब दिया, हम समझ गए। ये बोलते ही वो सभी एक साथ मिलकर प्रोफेसर की तरफ बढ़ने लगे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ 100 से ज्यादा काले पंछी अपने शिकार की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोफेसर उन्हें अपने करीब आते हुए देख रहे थे। उन्हें महसूस हो गया था कि आज उनके वजूद का विनाश निश्चित है। लेकिन तभी प्रोफेसर ने देखा कि अनगिनत आग के गोले उन सभी प्रेतों को अपना निशाना बना चुके थे। आधे से ज्यादा प्रेत आग के गोलों की लपेटों में आ चुके थे। उनकी चीखें आसमान में गूंजने लगी। रुको रुको रुको, ये आग के गोले कहां से आए? नरेश के माथे से पसीना टपक रहा था। उसने सोहन के मुंह से अभी तक जो कुछ भी सुना था वो उसके लिए बिल्कुल भी आम नहीं था। उसने सोहन से दोबारा पूछा, वो आग के गोले कहां से आए और किसने? इससे पहले कि नरेश आगे कुछ कहता, गोपी गर्व के साथ बोल उठी, ये आग के गोलों का आइडिया मेरा था। गोपी के मुंह से यह बात सुनकर नरेश चौंक गया। उसने चौंकते हुए कहा, क्या क्या क्या? ये तुम्हारा आइडिया था? पर तुम तो वहां थी भी नहीं। मैंने तो सोहन को भी भेज दिया था। फिर ये आग के गोले कैसे? नरेश को चौंका हुआ देखकर गोपी बच्चों की तरह हंसने लगी और फिर सोहन की तरफ देखते हुए बोली, आप बताओ ना नरेश को कि कैसे आपने उसे बचाया। अब कमरे में मौजूद योगिनी, गोपी और नरेश की आंखें सोहन पर टिक चुकी थीं। अब उन्हें इंतजार था तो सिर्फ सोहन के जवाब का। कुछ पल की शांति के बाद सोहन सीरियस होकर बोला, नरेश, जब तुमने मुझे काव्या के घर से भेजा था तो मैं सीधा भागते हुए प्रोफेसर की लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां मैंने काव्या नाम की लड़की के बारे में उनकी सभी केसेस की डायरी में जानकारी ढूंढना शुरू की। मैंने उनकी 3 डायरीज छान मारी, लेकिन कहीं भी काव्या का नाम नहीं मिला। मैं लगभग हर चैप्टर पढ़ चुका था, लेकिन तभी मेरी नजर जोकर नाम के एक चैप्टर पर पड़ी जिसमें काव्या का जिक्र था। जैसे ही मैंने उस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया तो मुझे जोरावर और काव्या के बीते हुए राज पता चले। मुझे तुरंत समझ आ गया कि जोरावर तुम्हें अपने साथ उसी जगह ले जा रहा है जहां कभी उसका सर्कस हुआ करता था। मैं और गोपी बिना देर किए प्रोफेसर की जीप लेकर तुम्हारे पीछे निकल पड़े। जब हम तुम्हारा पीछा कर रहे थे तभी अचानक से हमने देखा कि तुम्हारी जीप हवा में उड़ने लगी और फिर उसके बाद रिनम्मा ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया। सोहन की बात आगे कंटिन्यू करते हुए गोपी बोली, हम दोनों भिनम्मा का सामना करने की ताकत नहीं जता पाए, इसीलिए हम आगे बढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें तुम्हारी और प्रोफेसर की जान की परवाह नहीं थी। हम बस एक सही मौके का इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो मौका कभी आया ही नहीं। ऊपर से जब हमने ब्रह्मम्मा के सभी साथियों को वहां देखा तो हमारी बेचैनी और बढ़ गई। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम तुम्हारी और प्रोफेसर की जान कैसे बचाएं। और तभी मैंने सोहन भाई को प्रोफेसर की जीप पे लगे कैनन को इस्तेमाल करने की सलाह दी और फिर उसके बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। ये सब सुनने के बाद नरेश शांत रहा। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। उसी समय सोहन सीरियस होकर बोला, चारों तरफ फैले धुएं ने तुम्हारी जान तो बचा ली, लेकिन ब्रह्मम्मा वो प्रोफेसर को साथ लेकर धुआं बनकर न जाने कहां गायब हो गई। नरेश को सब कुछ समझ में आ गया था। अब उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल चुका था। तभी सोहन आगे बोला, इस हादसे के बाद तुम्हारे शरीर ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। लगातार 6 महीने तक तुम्हारा इलाज चलता रहा, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें होश नहीं आया। हम सब टूट चुके थे। डॉक्टर्स के साथ साथ हमारी उम्मीद भी हमारा साथ देना छोड़ चुकी थी। और फिर एक दिन अचानक से तुम्हें होश आया और आज तुम जिंदा हो।
ये अपने आप में एक मिरेकल है। तुम्हें भगवान ने एक नई जिंदगी दी है। सोहन के इन शब्दों में एक उम्मीद छुपी हुई थी। उम्मीद प्रोफेसर के वापस आने की, उम्मीद सभी विनाशकारी प्रेतों को दुनिया से दूर भगाने की, उम्मीद नरेश के खुद को पहचानने की। लेकिन क्या खुद नरेश, क्या वो उन सभी की उम्मीदों पर टिकने के लिए तैयार था? इसका जवाब शायद अभी नरेश को भी नहीं मालूम है।